सुप्रभातम। स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग। साथ ही आपको बताते हैं स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली विकल्प। बात होती है संस्कृत के ज्ञान की और साथ ही होगी भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। समय हमें जीवन का महत्व सिखाता है और जीवन ये बताता है कि समय कितना मूल्यवान है। जो लोग समय का मूल्य समझते हैं वो समय का सदुपयोग करते हैं और बेहतर कुछ प्राप्त कर पाते हैं अपने जीवन में। समय का ज्ञान लेते हैं, देखते हैं आज का पंचांग और क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, सोमवार और मघा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। शब्दों की शक्ति अपार है और जो उनको मूल्यवान बनाती है वो ये बात है कि शब्द हमें प्रेरणा देते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखे अनमोल वचन जीवन के लिए मार्गदर्शन देते हैं, कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं। उन्हीं में से एक अनमोल वचन आपके लिए लेकर आते हैं हम, सुभाषित सुविचार। निकृत्या निकृति प्रज्ञा हन्तव्या इति निश्चयः नहि नैकृतिकं हत्वा निकृत्या पापमुच्यते। छल करने वाले शत्रु को छल से ही मारा जाना चाहिए, क्योंकि छली व्यक्ति को छल से मारना निंदित नहीं होता। A deceptive enemy must be dealt with deception only, as the act of killing the vile will never be criticized. वीर शिवाजी की नौसेना को भला कौन नहीं जानता। आज नौसेना दिवस है। ऐसे में भारतीय ज्ञान परंपरा की श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं वीर शिवाजी की गाथा, उनकी एक ऐसी कहानी। देखते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र की ये खास रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा की आज की कड़ी में हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी और उनके द्वारा प्रशासन में या कहें कि कूटनीति में संस्कृत के उन प्रयोगों की जिन्होंने तत्कालीन वैदेशिक भाषाओं के प्रति बढ़ते व्यामोह को भरसक कम करने की प्रेरणा दी और भारतीय ज्ञान विज्ञान के ध्वज को उत्तुंग शीर्ष पर ले जाने का काम किया। ररक्ष वेदान् अखिलोत्तरापथे चकास्तिकान्त्या विजयी नृपः कलौ निहत्य दुष्टान् निगमांश्च वर्चसा शिवो हयग्रीव इवोज्जहारः। भारत के परम प्रतापी पुत्र शिवाजी की वीर गाथा को बताने वाला यह दिव्य सानु समर्पित श्लोक छत्रपति की शाश्वत दिव्यता के बारे में बताता है। 17वीं शताब्दी में शाश्वत और समसामयिक संस्कृति को संरक्षित करने वाले छत्रपति शिवाजी के बारे में कहा जाता है कि वह एक सुनियोजित मंत्र से कहीं अधिक स्वयं ही अभिमंत्रित योजना प्रतिमूर्ति थे।
न केवल युद्ध कला में प्रवीणता और बौद्धिक कुशलता ही शिवाजी की पहचान थी, बल्कि उनकी नीति यह भी थी कि युद्ध क्षेत्र या अपनी आक्रामकता के बीच बच्चों, महिलाओं और कमजोर लोगों को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए और किसी भी युद्धबंदी को गुलामी में हरगिज न डाला जाए। वे तत्कालीन अति विशिष्ट शासक थे जिन्होंने शस्त्र और शास्त्र के अनुसार सनातन धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को छत्रपति के रूप में स्थापित किया और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसलिए उस समय की प्रशासनिक फारसी भाषा के बेहद दृढ़ प्रभाव के बाद भी संस्कृत विद्वान रघुनाथ हनुमंते द्वारा विनिर्मित राज व्यवहार कोश उनके साम्राज्य में सुदृढ़ता के साथ प्रयुक्त या लागू किया गया। इसलिए पंत, प्रधान, अमात्य, सचिव, मंत्री, सेनापति, सुमंत, न्यायाधीश, पंडित राव, दानाध्यक्ष आदि उनके द्वारा प्रयुक्त संस्कृत प्रभावित पद जो आज भी मराठी में प्रचलित ही हैं, फारसी भाषा के शब्दों के स्थान पर व्यवहार में थे। वस्तुतः युद्ध कला की अद्वितीय प्रतिमूर्ति शूरवीर इन्हीं छत्रपति शिवाजी ने तात्कालिक पतनोन्मुखी सनातन संस्कृति को संरक्षित करने का महनीय कार्य किया था, जिसे मुगल साम्राज्य और उनकी दमनकारी नीतियों ने भरसक कुचला था। सैनिकों की छोटी टुकड़ियों के साथ भी आत्मगौरव की उत्कट शक्ति और सामयिक युद्ध नीतियों की आपेक्षिक युक्ति के साथ इस वीर नृपति छत्रपति शिवाजी का विजय समुद्घोष भला कौन विस्मृत कर सकेगा। त्वत्कंठ कुंड सुसंचितम हालाहलम परमाद्भुतम वमतीक्ष्ण शस्त्राग्रेषु नो हर 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 महादेव। निश्चय ही शिवाजी ने एक सापेक्ष रणनीति के साथ अधिनायकवादी ताकतों के खिलाफ संपूर्ण युद्ध छेड़ने के लिए अद्भुत कूटनीतियों और छद्म संघर्षों का सफल प्रयोग किया। शिवाजी के युद्ध कौशल और प्रशासनिक दक्षता के सूत्र संस्कृत ग्रंथों में ही निहित हैं, यह एक संस्कृत विद्वान या संस्कृत अनुरागी ही अधिक स्पष्टता के साथ समझ सकता है, जिन्हें शिवाजी ने तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप ढाला, परिशोधित किया। यही कारण है कि शिवाजी की सेना ने अपनी कम संख्या और युद्ध क्षमता के बाद भी अनेक विशेष दुर्गों, यहाँ तक कि समुद्र में भी एक अति विशेष दुर्ग का निर्माण किया। शिवाजी की समग्र नौसैनिक प्रणाली की विशेषता की तो ब्रिटिश, पुर्तगीज और तात्कालिक अन्य शासनों ने भी हृदय से सराहना की थी। और तो और संस्कृत से प्रभावित मोडी नाम की कूटलिपि का प्रयोग छत्रपति शिवाजी ने अपने शासनकाल के दौरान किया। यह संस्कृत और संस्कृति प्रेमी अवश्य ही अधिक स्पष्टता के साथ समझ सकते हैं। इन सब के अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह कि छत्रपति शिवाजी ने कभी भी धर्म के आधार पर किसी पर अत्याचार नहीं किया, बल्कि उन्होंने उज़्बेक और तुर्क जैसे कई मुसलमानों को सेना की कमान संभालने जैसे प्रमुख कर्तव्यों में भी नियुक्त किया। वास्तव में महाराष्ट्र के मुकुटमणि, नीतियों के नियंता, युद्ध कौशल के कुबेर, परम उत्साही, धर्म मर्म मूर्ति या कहें कि स्वयं शिव के अवतार शिवाजी को हर एक संस्कृति अनुरागी भारतीय हमेशा सदाशयता और कृतज्ञता के साथ निश्चय ही छत्रपति के रूप में याद रखेगा। छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने प्रशासन के साथ साथ भारतीय ज्ञान विज्ञान के ध्वज को उत्तुंग शीर्ष पर ले जाने का कार्य किया, और कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति बेहद महत्वपूर्ण होती है। ठीक उसी तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हमारे मन का बेहतर होना बहुत अनिवार्य है। मानसिक स्वास्थ्य का हमारे स्वास्थ्य पर विशेष महत्व होता है। हम कैसा महसूस करते हैं उसमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की भी विशेष भूमिका है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव व्यक्ति की उत्पादकता, उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो आइए समझते हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे प्राप्त कर सकते हैं पूर्ण स्वास्थ्य। पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही आवश्यक है।
मानसिक स्वास्थ्य का व्यक्ति की दिनचर्या पर काफी प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो तो उसकी उत्पादकता बढ़ती है और सभी कार्य बेहतर तरीके से हो पाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य से व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का पता चलता है, उसके अंदर आत्मविश्वास भरता है और जीवन में तनाव का सामना करने के लिए वो बेहतर रूप से सक्षम हो पाता है। साथ ही अपने कार्यों को और अपने समुदाय के विकास में योगदान दे सकता है। फीलिंग ऑफ वेलबींग और अच्छा होना है वो मानसिक स्वास्थ्य का सबसे पहला उसका कंपोनेंट है। उसके बाद है कि आपको कोई भी माइनर स्ट्रेस हो रही है, आप सुबह तैयार हुए, आपकी जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, गाड़ी स्टार्ट होने में 2 मिनट 3 मिनट लगे, तो ये जो छोटी छोटी जो माइनर स्ट्रेसेस हैं उससे कैसे आप उससे एडजस्ट होते हैं, उससे कैसे आप कंस्ट्रक्टिव वे में एडजस्ट हो सकते हैं, ये भी मानसिक स्वास्थ्य का हिस्सा है। आपकी अपनी एबिलिटीज़ जो हैं, आपकी जो क्षमताएं हैं, उसको किस तरह से आप सोसाइटी में यूज़ करते हैं, कैसे उसको आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कम्युनिटी को हेल्प कर सकते हैं और लोगों को मदद कर सकते हैं, ये भी मानसिक स्वास्थ्य का एक हिस्सा है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि आप को मानसिक बीमारी नहीं है, ये है कि एक वेलबींग का अनुभव होना। मानसिक स्वास्थ्य यानी व्यक्ति की मनोदशा का सकारात्मक, स्थिर और संतुलित होना। इसमें मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की अच्छी जीवन शैली शामिल है, जिसमें स्वस्थ रिश्ते, उचित आहार, नींद और व्यायाम जैसे कारक शामिल होते हैं। ये स्थिरता, सकारात्मकता और समस्याओं के अभाव में होने वाली स्थिति है। यदि मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है और व्यक्ति को कई तरह की जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। कई कारक हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य या कोई रोग होना, मनोवैज्ञानिक कारण, मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन, आहार, नींद, मादक पदार्थों का सेवन, पारिवारिक विवाद, आनुवंशिक कारक, मानसिक आघात और सामाजिक कारण। इन सब से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। भावनाओं का प्रबंधन और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखना एक महत्वपूर्ण कौशल है। भावनाओं के विनियमन कौशल की कमी से खराब सेहत, रिश्तों में जटिलताएं और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहना हमें चुनौतियों, तनाव और असफलताओं का सामना करने में सहायता करता है। आपका जो डेली रूटीन है, जैसे 8 घंटे की नींद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप समय पे सोएं, समय पर जागें, एक हेल्दी डाइट जो है, न्यूट्रिशियस डाइट लें, जिसमें कि फ्राइड आइटम्स का जो है कंपोनेंट्स कम हो, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां हैं, दूध है जो है या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, तो ये इनका एक बैलेंस डाइट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रेगुलर एक्सरसाइज, कम से कम आप 40 से 45 मिनट का एक रूटीन रखें, जिसमें आप रेगुलर वो एक सैर हो सकती है, मॉर्निंग वॉक हो सकती है, इवनिंग वॉक हो सकती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हो सकती हैं। नशे की चीज़ों से, जैसे तंबाकू है, सिगरेट्स हैं, शराब है, इन सब से दूर रहें। कुछ समय आपका परिवार के साथ बिताना, एक कम्युनिकेशन मेंटेन करना, कम्युनिकेशन परिवार के साथ या अपने मित्रगण के साथ या सोसाइटी में, जो एक कम्युनिकेशन मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई समस्या होने पर उसके विषय में बात करें और आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ से परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए मानसिक स्वास्थ्य का बेहतर होना जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर व्यक्ति में चिड़चिड़ापन और उत्पादकता पर भी प्रभाव हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए आवश्यक है सही देखभाल। अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय करें। यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। यदि आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, आप तनाव बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो इसके प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य पर कई दुष्प्रभाव नजर आने लगते हैं, जिसमें एकाग्रता की कमी है, भूख पर इसका प्रभाव होता है और बाल झड़ने की समस्या भी काफ़ी देखी जाती है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि आप अपने बालों को घना और लंबा करने के लिए कौन सी यौगिक क्रियाएं कर सकते हैं। हम सब चाहते हैं हमारे बाल घने, मजबूत
और मौसम की वजह से कम झड़े। उसके लिए हम देखेंगे कि हम कौन से योगासन कर सकते हैं। सबसे पहले हम चालू करेंगे हस्तपादासन से। उसके लिए हम दोनों पैरों के बीच में एक पैर जितना अंतर लेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए पीठ सीधी रखकर ही नीचे की तरफ झुकेंगे। दोनों पैरों को हाथों से पकड़ लेंगे और खुद को पैरों की तरफ खींचेंगे। हम यहाँ 10 सांसों तक रुकेंगे और फिर हाथ सीधा करके पीठ सीधी रखकर सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएंगे। अब हम करेंगे अधोमुख श्वानासन। उसके लिए हम आएंगे प्लैंक यानी दंडासन में और फिर हिप्स ऊपर उठाकर पेट को पैरों की तरफ पुश करेंगे। हम इस आसन में भी 10 सांसों तक रुक सकते हैं और फिर वापस आगे दंडासन में और घुटने नीचे रख देंगे। नमस्कार। बालों को स्वस्थ और सुंदर रखने के लिए रोज छोटी छोटी चीजें करें। जैसे उठते से ही बालों को ऐसे गोल गोल अपनी उंगलियों से फिराएं कि जिससे हल्का रिलैक्सेशन हो। एक बड़ा कंघा लेके पीछे से आगे बालों को घुमाएं जिससे सर्कुलेशन अपने आप बढ़े। और जब आप धूप में जाते हैं ना तो सिर पर कुछ स्कार्फ बांध लें, डायरेक्ट धूप बालों को ना लगे। इतना भी करेंगे तो बाल स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे संस्कृत पाठशाला का ज्ञान देंगे और साथ ही आपको बताएंगे एक प्रेरणादायक कहानी। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुप्रभातम। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकालने की कोशिश न करें। घायल व्यक्ति की सहायता में हर क्षण है कीमती। जल्द से जल्द पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाएं। घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाती। सही समय पर प्राथमिक उपचार से बच सकती है घायल व्यक्ति की जान। घायल व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात संस्कृत की। कहा जाता है ज्ञान में निवेश करने से उत्तम लाभ प्राप्त होता है और जब बात संस्कृत जैसी बहुमूल्य धरोहर की हो तो सभी के लिए इसको सीखना और सिखाना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि बहुत से प्राचीन ग्रंथ हैं जो संस्कृत में लिखे गए हैं। संस्कृत की पाठशाला में हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी सिखा रहे हैं संस्कृत की विशेषताएं और दे रहे हैं संस्कृत का ज्ञान। डीडी न्यूज़ की इस विशेष श्रृंखला संस्कृत पाठशाला में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हमने पिछले सत्र में सीखा था कि आप किसी से कैसे नाम पूछ सकते हैं उनका। जी हाँ, हमने सीखा था भवतः नाम किम, ये हम किसी अपने मेल फ्रेंड से पूछ सकते हैं, और भवत्याः नाम किम, ये अपनी फीमेल फ्रेंड से पूछ सकते हैं। उत्तर दोनों का समान होगा, मम नाम, और जो उनका नाम होगा वो अपना नाम वहाँ पर ऐड कर देंगे। इसी क्रम में आज हम सीखते हैं किसी चीज़ के बारे में कैसे बताना होता है, वह क्या है, यह क्या है, इस सब को संस्कृत में कैसे बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी अपने
मित्र को ही ले लेते हैं या किसी बच्चे को ले लेते हैं, उसके लिए शब्द है संस्कृत में बालकः या छात्रः या रामः। अब हमारा वाक्य है वह राम है या वह श्याम है, तो उसके लिए शब्द है सह, सह रामः, सह रामः। ध्यान देने की इसमें ये बात है कि वह व्यक्ति हमसे थोड़ा दूर होना चाहिए, तब हम वहाँ पर सह इस शब्द का प्रयोग करते हैं। यही स्त्रीलिंग में सा बन जाता है, जैसे सा बालिका, वह बालिका है, सा अध्यापिका, वह अध्यापिका है। सामान्य रूप से क्योंकि हम केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की ही बात करते हैं, पर संस्कृत भाषा में एक नपुंसक लिंग भी है, जहाँ पर जिसका लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन उसकी रचना, उसमें लगे सफिक्स, उसमें लगे प्रत्यय के कारण उसका लिंग निर्धारित होता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना होता है। आत्मा शब्द कहने को तो स्त्रीलिंग दिखता है, लेकिन वह पुल्लिंग शब्द है क्योंकि वहाँ पर रूट वर्ड है आत्मन। तो हम इन्हीं सब किस शब्द का क्या लिंग है, इसके बारे में भी चर्चा करते हुए चलेंगे। सामान्य रूप से इसका एक फॉर्मूला छोटा सा होता है कि जिसके पीछे अ साउंड हो वह अक्सर पुल्लिंग शब्द है, जिसके पीछे आ या ई साउंड हो वह सामान्य रूप से स्त्रीलिंग है, और जिसके पीछे अनुस्वार का बोध हो, फलम, वह शब्द हमारा नपुंसकलिंग शब्द माना जाता है। वह राम है, सह रामः, वह बालिका है, सा बालिका। लेकिन वह फल है, तो उसके लिए क्या शब्द है? उसके लिए शब्द है तत्, तत् फलम, तत् फलम। तो ऐसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द, इनको हम इनके छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। अब आपके आसपास बहुत सी चीज़ें होंगी, उन चीज़ों को पहले आप लिख लीजिए या पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए और बनाइए संस्कृत के छोटे छोटे और मज़ेदार वाक्य। जैसे वह सोफ़ा है, तो सह आसंदः, आसंदः या सुखासनम, बहुत सारे शब्द, क्योंकि एक ही चीज़ के लिए संस्कृत में अपार शब्दों का भंडार है, इसीलिए इसको बहुत ही समृद्ध भाषा भी कहते हैं। एक ही चीज़ के लिए आप बहुत सारे शब्द गढ़ सकते हैं। अगर बात करें आसंदः की, तो वह पुल्लिंग शब्द है, इसलिए उसके साथ हम सह का प्रयोग करेंगे। और अगर हमने कहा सुखासनम, तो लास्ट में एंडिंग जैसे बताया, तो वह नपुंसकलिंग है, तो उसके साथ तत् सुखासनम। तो ऐसे छोटे छोटे वाक्य आप बनाइए। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही वाक्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे से गांव में बड़े हो रहे हैं, जहां पर किसान और उनके परिवारों द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविक जटिलताओं को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। यहीं से शुरू होती है शर्मिला जैन ओसवाल की कहानी। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, जहां सुविधाएं कम थी और कठिनाइयां ज़्यादा, उन्होंने अपनी जटिलताओं से हार नहीं मानी। वहां के किसानों और खेती के लिए बहुत से कार्य किए और उनकी क्रांति का प्रमुख सितारा है बाजरा, जो पोषक तत्वों से भरपूर है, जिसे श्री अन्न कहा जाता है। आइए देखते हैं इनकी प्रेरणादायक कहानी। वर्तमान परिदृश्य में भारत आधुनिकता की ओर उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। चाहे खेती हो या फूड प्रोसेसिंग, इन दोनों ही कामों से जुड़कर आज कई किसानों, युवाओं और महिलाओं को सफलता मिली है। जब खेती में मुनाफा कम होने लगता है तो बाजार मांग के हिसाब से खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग करने की सलाह दी जाती है। इस तरह खेत के साथ साथ तमाम फूड प्रोडक्ट्स बनाकर बेचने पर बाजार में काफ़ी अच्छे दाम मिल जाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े इस काम में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और आत्मनिर्भर बनकर दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। इन्हीं महिलाओं की लिस्ट में शामिल है नाम शर्मिला ओसवाल का। हमारे जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र जी मोदी, उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने मन की बात में हमारे बारे में जिक्र किया, हमें इतना सराहा कि पूरे देश से, दुनिया से मोटा अनाज की जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, वो बहुत अच्छे से बढ़ गई। मूल रूप से पुणे के अलीबाग की रहने वाली शर्मिला ओसवाल बेसिलिया ऑर्गेनिक्स नाम की कंपनी चला रही हैं। शर्मिला जैन ओसवाल ने किसानों की मदद करने,
जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और बाजरा जैसी जल कुशल फसलें उगाने सहित स्मार्ट खेती के तरीकों को लागू करने के लिए अपने एनजीओ ग्रीन एनर्जी फाउंडेशन की स्थापना की। उन्होंने अपने बेटे शुभम के साथ गुड मॉम की सह स्थापना भी की। इन्होंने न सिर्फ मोटे अनाजों की खेती के क्षेत्र में अहम योगदान दिया, बल्कि पोषक अनाजों से हेल्दी और टेस्टी फूड बनाकर देश विदेश में अलग पहचान बनाई। कभी कनाडा और कभी इंग्लैंड जैसे देशों में रह चुकी शर्मिला ओसवाल आज भारत में मोटे अनाजों की खेती और इसकी प्रोसेसिंग के लिए किसानों से लेकर महिलाओं तक को प्रोत्साहित कर रही हैं। स्वदेश लौटने के बाद आज 20 साल बाद भी शर्मिला ओसवाल किसानों के साथ बीज की क्वालिटी, मोटे अनाजों के बेहतर उत्पादन, फूड सिक्योरिटी और सिंचाई जैसे मुद्दे पर काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, वो किसानों और महिलाओं को मोटे अनाज की खेती के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग की भी ट्रेनिंग दे रही हैं। हमारा जो ये इनिशिएटिव है मोटा अनाज, जिसमें कुटकी, सामा, चेना, जवार, बाजरा, रागी, ऐसे सारे मोटे अनाज का हम काम करते हैं। किसानों को हम इसे बीज से लेके फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वहाँ पे हम गाइडेंस करते हैं। जो बीज है उसमें जिंक है, अमाइनो एसिड है, आयरन है, जिससे एनीमिया चला जाएगा। क्रोनिक कंडीशंस जो है, बहुत सारे पुराने जो बीमारियाँ हैं वो भी ठीक हो जाएगी। आज शर्मिला के बिजनेस से महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर गुजरात और राजस्थान और मेघालय के किसान तक जुड़े हुए हैं। इन किसानों में एक नई उमंग भर शर्मिला ने मोटे अनाजों की खेती के लिए इन्हें प्रोत्साहित किया है। ये देखिए, इस फूड प्रोसेसिंग यूनिट में मोटे अनाजों से नूडल्स, लड्डू, सेव, नमकीन और बिस्किट जैसे कई स्वादिष्ट और रोजाना खाए जाने वाले हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। इससे उन्हें अच्छी आमदनी तो होती है, साथ ही इस बिजनेस से जुड़कर दूसरी महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार आ रहा है। इनके उद्यम गुड मॉम के बाजरे को स्वादिष्ट, किफायती और स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स की एक श्रृंखला में बदल दिया है, जो बच्चे, युवा और बूढ़े सभी को समान रूप से पसंद आ रहा है। यहाँ फूड प्रोसेसिंग के लिए जैविक विधि से उगाए गए मोटे अनाजों का इस्तेमाल किया जाता है। आज शर्मिला प्रोसेसिंग के साथ साथ खेती से अच्छी क्वालिटी का उत्पादन हासिल करने के लिए किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसके लिए वो किसानों को जैविक अर्क बनाने की भी ट्रेनिंग देती हैं। शर्मिला की कहानी इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे नवाचार और समर्पण में भारत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण परिदृश्य को बदल सकता है। पुणे से रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऐसी शख्सियतें समाज में कायम हैं जो हमें ये प्रेरणा देती हैं कि अगर हम सही मन से, दृढ़ विश्वास से कोशिश करें तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसी सुविचार के साथ आपसे अनुमति चाहेंगे और फिर लौटेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत का ज्ञान और स्वास्थ्य की जानकारी लेकर। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।